सबसे पहले तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से जितने भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम। और हमारी जो है हिंदू बरादरी के भाई भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनको मेरा जो आदाब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और मैं कहीं पर भी जब भी हमारे नौजवान कहीं इकट्ठा होते हैं, हम बैठते हैं, तो मैंने हर एक नौजवान को ये चीज़ कही, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। जो हमें लाचारगी, अपनी बेबसी ये नज़र आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा मैंने खुद अपने आप को दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम तमाम नौजवान, पूरी जो बानिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम सारे नौजवान इस धोखे से बाहर निकल आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ये चीज़ है, ये जो हवाएं हैं मेरे खिलाफ चल रही हैं, इसलिए मैं इनके साथ टकरा नहीं सकता, इनके खिलाफ लड़ नहीं सकता। ये तमाम चीज़ें हमें कमज़ोर करने के लिए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ताकत को जाना नहीं, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं, और ख़ास उस ताकत का जिस ताकत का इस्तेमाल हम हर 5 साल के बाद करते हैं, और उस ताकत को किसी न किसी अपने नेता को हवाले कर देते हैं। और उसके बाद कि 5 साल की ज़िंदगी वो बड़े बड़े बंगलों में, ऊंचे महलों में, ऊंची कोठियों में, नरम नरम बिस्तरों पर, सिक्योरिटी के साथ, अच्छे खाने के साथ, बड़े बड़े होटलों में, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हुए वो 5 साल गुजारता है। और जो गरीब होता है वो रुलते रुलते अपने 5 साल निकालता है। 5 साल के बाद ये कहता है कि अब मेरे पास मौका आया है, अब मैं फिर बदला लूँगा। लेकिन 5 साल के बाद फिर उसके पास कोई ऐसा, वो जो ठेकेदार जिसकी बात मेरे गवार भाई ने यहाँ पर की थी, वो ठेकेदार फिर 5 साल के बाद आपके पास आ जाता है, फिर कोई न कोई झांसा देकर आपसे आपका वोट छीन के ले जाता है। और पिछले 70 साल से जो हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे जो गांव देहात की ज़िंदगी है वो वैसी है जैसे 1947 में थी। मुझे नहीं लगता हमारे एरिया में ज़्यादा कुछ बदला है। अगर कहीं किसी ने रोड की एक लकीर, जैसे मेरे भाई ने यहाँ पर कहा था जो चमरवास से थे, अगर किसी ने एक रोड की लकीर खींच दी है तो ये कोई उसका हम पर एहसान नहीं है। हमने 50, 60, 70 साल 47 से लेकर आज तक किसी को कुर्सी दी है, उस कुर्सी का एहसान हम पर वो जो है हमारा शुक्रिया करने को कोई भी सियासतदान जो है वो तैयार नहीं है कि आपने मुझे कुर्सी दी, मैंने 60-70 साल आपके राज किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। ठीक है, भाजपा पिछले 10-15 साल से, अभी चंद दिन पहले हमारे जो सर बात कर रहे थे, देवेंद्र राणा सर, कि हमारी सरकार आएगी तो विद इन 10 डेज हम डेलीवेजर्स को जो है वो परमानेंट करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए। और एक नौजवान जो इसी झांसे में आ जाता है, और वो डेलीवेजर भी इस झांसे में आता है, डेलीवेजर भी अपना वोट दे देता है, डेलीवेजर के माँ बाप भी अपना वोट दे देते हैं, ये सोचकर कि नेताजी ने ऐसा कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। नेताजी के उस कहने पर जो है उस घर के सारे वोट जो है अपने बेटे के लिए चले जाते हैं कि कल को मेरा बेटा जो है वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम उस झूठ को पकड़ नहीं पाते, बदकिस्मती यह है कि हम उस झूठ को समझ नहीं पाते। और वो झूठ, सबसे बड़ा झूठ ये है कि 10 दिन के अंदर आप अगर करना चाहते थे, अगर आप इतने सच्चे पक्के अपने वादों के थे, तो फिर आप मुझे बताइए 2014 से लेकर आज 2024 तक सरकार आपकी है, आज तक आपने परमानेंट क्यों नहीं? सरकार तो मेरी नहीं थी। 3 साल आप पीडीपी और बीजेपी के निकाल दीजिए, मानते हैं पोल्यूशन में थे, हो सकता है पीडीपी ने उनकी बात नहीं मानी होगी, उसके बाद तो पोल्यूशन खत्म हो गया। उसके बाद तो डायरेक्ट यहाँ पर सेंटर का वो जो राज था, गवर्नर उनका था, गवर्नर को हटाकर जब दफा 337 से वो चले गया यहाँ से, उसके बाद यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, वो उनका था, अपना भेजा यूपी से, हमारे यहाँ का तो नहीं था। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये कि जम्मू कश्मीर को पिछले 14 साल से, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं किसी मजहब की बात नहीं करता,
लेकिन क्या जम्मू में कोई भी किसी भी कम्युनिटी का कोई भी शख्स इस अहल नहीं था कि उसे जो है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया जाता? 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और क्या अब आज के दौर में हमें जो है बाहर की स्टेट से आकर लोग जो हम पर राज करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ जो है वो अपना वो हुक्मनामा वो चलाते रहेंगे और हम उनके उस गुलामी के तहत चलते रहेंगे? क्या जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा लीडर, चाहे वो भाजपा से हो, एनसी से हो, पीडीपी से हो, कोई ऐसा कद्दावर लीडर जो इस पूरी स्टेट को चला सकता है, क्या वो कोई तैयार नहीं हुआ है? फिर कहे कि सियासत 70 साल की है। किस जमात ने सियासत की है? जो जमात अभी तक एक लीडर तैयार नहीं कर सकी कि वो लीडर जो है उनके लिए अपना जो है वो पार्टी जो है अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी स्टेट से लगाना भाजपा ने था, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लगाते। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पर भाजपा के, क्यों नहीं लगाए? तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं जिनको जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए। और मैंने पहले आपको ये चीज़ बताई कि जितने काम, जो भी छोटे मोटे काम हमारे, चाहे सड़क का हुआ हो, कहीं स्कूल का छोटा मोटा काम हुआ हो, इन चीज़ों के एहसानात आप अपने आपको पता होगा, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। अगर मेरे गांव में किसी लीडर ने आज से 15 साल पहले एक प्राइमरी स्कूल दिया है, आज तक उसका वर्कर और वो लीडर हर बार मुझे ये कहता है कि ये स्कूल मैंने खोला। उसने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि हाँ आपने वोट मुझे दिया था, फिर मैंने खोला तब था जब मैंने आपको उसके लायक बनाया था। अगर मैंने उसके काबिल आपको नहीं बनाया होता तो आप क्या खोलते? अगर ऐसे ही खुलने होते तो फिर तो मैं भी 10-15 खोल चुका होता है। लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत है, और वो पावर जो है हम एक एक अलग अलग होकर जो है अपनी ताकत को जो है वो तकसीम कर देते हैं, और उस ताकत को तकसीम करने के बाद हमारी जो हैसियत है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद हमें पूछने तक वो कोई नहीं आता। इस बड़ी चीज़ें हैं, इन पर हमें जो है वो गौर करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, जैसे कि हमने हमारा जो वोट है ये बहुत कीमती चीज़ है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। इस ताकत का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो एक साथ होकर आप कभी जमा हो जाइए, फिर आपको ताकत का अंदाज़ा होगा कि हमारी ताकत कितनी है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमने अभी सोचा नहीं। आपने अगर ये चीज़ नोट करनी तो आप जो है हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ उनकी सियासत पर नज़र रखकर जो है उसको देखिए कि चंद दिनों पहले कुछ चंद एक नौजवान बांग्लादेश के अंदर खड़े हो गए और अपनी हुकूमत जो थी उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से, पुरअमन तरीके से, बिना तशद्दुद के सड़कों पर आकर उसकी हुकूमत को गिरा दिया। हालांकि फौज के वो जो हाथ थे वो उसके साथ थे, वहाँ की जो ताकतवर ताकतें थी वो सारी उसके साथ थी। वो चाहती थी कि इक़्तिदार पे रहे, लेकिन लोगों ने नहीं चाहा तो बाहर फेंक दिया। तो ये तमाम चीज़ें ये हमारे तक, ये तमाम ताकत ये हमारे पास, और इस ताकत का इस्तेमाल हमने सही से करना है। जब हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम पार्टीज की बात करेंगे, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज कोई कुछ कहेगा, कल कोई कुछ कहेगा, परसों कोई कुछ कहेगा। रात को जब ये बैठेंगे तो इनका डिनर सबका एक साथ होगा और दिन को माँ और बहन की बेटी की गाली भी होगी। ये तमाम चीज़ें जो है हमें लड़वाने की कोशिश होती है, एक साजिश होती है। ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, वो वहाँ का है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सबसे अहम चीज़ को आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 3 कैंडिडेट हैं जो जिनको इस वक्त पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है रेस में माना जाता है, एक आम और एक खुली सोच के इंसान के जरिए से, अगर आप किसी पार्टी वर्कर होने की हैसियत से देखेंगे तो फिर वहाँ पर आप जो है एनसी वाला बताएगा एमसी लीड ले रही है, वो 50,000 से विन करेगा। बीजेपी वाला बताएगा हम 60 से विन करेंगे, उतने वोट ही नहीं होंगे। कांग्रेस वाला बताएगा हम इतने वोटों से विन करेंगे, आज हमारा इतना है, ये होल्ड है, ये पीडीपी वाला बताएगा हम ये कर देंगे। सारे जो है वर्कर होता है उसने अपनी बतानी होती है, वो कभी अपने आप को हारा हुआ तस्लीम तब तक नहीं करेगा जब तक कि पेटी जो है वो खुलेगी, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए हमारे पास हमें नज़र आता है, हमें अल्लाह ने जो है भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, हमें पता है कौन क्या है कितना है। तो सबसे 3 घोड़े जो है वो रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, जिनमें से कोई भी जीत जो है वो सकता है। और अब हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे बड़ा
वो हमें सोचने के लिए मौका ये है कि अगर हम पार्टी को देख करके वोट देंगे तो पार्टियों को हमने देख लिया, कांग्रेस का इक़्तिदार वो देख लिया, एनसी का इक़्तिदार वो देख लिया, पीडीपी का इक़्तिदार वो भी देख लिया, बीजेपी का वो भी देख लिया। इसलिए अब हमें जो है पार्टी से हटकर मुझे लगता है कहीं न कहीं कैंडिडेट को भी कहीं न कहीं सिलेक्ट करना होगा कि हमारे पास कैंडिडेट कैसा है, कौन सा है, क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी कुछ अभी तक अगर विकास साहब है उसकी क्या कुछ कथनी करनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला कितना है, क्या कुछ डेवलपमेंट उनके बानिहाल में हुई है, अगर सज्जाद शाहीन साहब है उनका पूरा वो क्या है, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कितनी कुछ डेवलपमेंट उनके एरिया में हुई है, हमारी शान साहिबा है उनका हम मुआज़बा करें, उनके डीडीसी चेयरपर्सन होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट नंबर में कितना कुछ हुआ आपके एरिया में, हर एक अपने अपने एरिया का वो जान सकता है। बेहतर चीज़ें हमारे एजाज शान साहब हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं कि इनका अभी तक का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, चाहे वो सियासत के अंदर हो या सियासत के बाहर का हो, उससे जानकर ये तमाम चीज़ें हमें जो है सोचनी होंगी। और तब जाके चूँकि इलेक्शन हमारे सर पर है, इसलिए अब तो मैं इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आप इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकते, और अगर मैं खड़ा हो भी गया तो हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। इसलिए आज हमारी मजबूरियां ये हैं कि हम कहीं न कहीं इन तीन में से किसी न किसी एक को चुने। वो आप तक है, वो आपकी सोच है, अगर वो सोच एक साथ इकट्ठी हो जाती, एक बन जाती, वो एक आवाज़ बनेगी, एक ताकत हो, फिर हार जीत को एक अलग फैसला है। लेकिन अगर वो ताकत एक नहीं हुई, हम बढ़ गए, तो फिर हमारी ताकत का वही होगा जो पिछले 70-75 साल में होता आ रहा है। लेकिन इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, लंबा ज़्यादा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ मैं वो ये ऐड करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमें जो है ये तमाम रिवायती सियासतदान जितने भी इनसे हट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई एक ऐसा लीडर तैयार करना होगा जो कल को हमारे लिए पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, सड़क हो, तीनों जगह पर लड़ने के लिए तैयार हो, चाहे वो हारे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक लीडर के पीछे रहें और वो लीडर जो है 10-10, 15-15 साल की बारियां लेता रहे और मजा करता रहे। 15 साल के बाद हमारे यहाँ दूध अरनास की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जब हम अरनास के साथ चौधरी एजाज खान साहब थे, 15 साल हमने उनको कुर्सी दी, 15 साल का इक़्तिदार दिया, मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ किया। आज 15 साल गुजरने के बाद जहां उनको लगा कि ये हमारा सेफ जोन है, वो वहां पर चले गए और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की। जो उनका वोटर था, जो उनका वर्कर था, उसको अब क्या करना है, उसको एजाज खान साहब से एक वो जो है लवेगिया, वो जो है एक इश्किया अंदाज के वर्कर, हम आज के वर्कर, हम जो है हम किसी से मोहब्बत करने वाले वर्कर, हमें जब किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो हमें उससे मोहब्बत होती है, काम से कोई मोहब्बत, काम से कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का, हम उससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के अंदाज में वोट दे देते हैं, फिर वो सच्चा हो, झूठा हो, ठीक करे, गलत करे। मेरा महबूब है तो महबूब की हर एक अदा जो है हर किसी को पसंद आती है, कभी वो बुरी नहीं लगती। इसलिए हमें जो है इस नज़रिए से बाहर आना चाहिए, अपने जो लीडर हैं, अपने जो नेता हैं, उन्हें जवाबदेह बनाना होगा, उन्हें जो है महबूब की निगाह से नहीं देखना होगा, उन्हें अपना जो है वो जो जिम्मेदार, जिससे एक चौकीदार, उसके हिसाब से कि अगर हमारे घर से कोई चीज़ चोरी हुई तो उसका जिम्मेदार चौकीदार है, तो चौकीदार कहाँ था, उससे जांच पड़ताल हमारा काम करना है और वो जांच पड़ताल हमें करनी होगी। और जो चीज़ मैंने बताई कि हमें पूरी पूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नौजवानों को मिलकर हमें जो है फैसला, अब कितनी मीटिंगें होंगी, क्या होगा, इलेक्शन में 10 दिन बचे हैं, मुझे तो इस चीज़ की अब ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, अगर हम इस वक्त जागे हैं तो हो सकता है कल इलेक्शन के बाद इलेक्शन गुजर जाएंगे। आज तक अगर हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारी और 5 साल गुजार लेंगे, लेकिन अगर 5 साल के अंदर अंदर हमने कोई ऐसा सेटअप तैयार कर दिया जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें हैं पूरी पूल बानिहाल अंदर के मजबूत हो जाएंगी, हमारा नौजवान जाग जाएगा। 5 साल के बाद पूरी पूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक नौजवान जो है वो उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए, वो नौजवान उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, तब जाके इनकलाब की राहें जो है वो हमवार हो सकती है। रिवायती सियासतों से कभी इनकलाब नहीं आया, रिवायती सियासतों से सिर्फ कुर्सियाँ चली हैं, कुर्सियाँ बची हैं और कुर्सियाँ खानदानों के अंदर बटी हैं। चाहे आप पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम जो है अपने अपने कहो यार इनका कैरियर, इन्हें कोई लेना देना नहीं, किसी ने पीएचडी की, एमफिल की, जो किया सो किया, बाढ़ में जाए।
इनका उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? इनका बेटा PhD करे, वो इंजीनियर बने, वो कुछ भी करे, लास्ट में उसने सियासतदान बनना है, उसने पॉलिटिक्स में आना है। उसका कैरियर जो है वो पॉलिटिक्स में, वो उसके माँ बाप ने उसके लिए बना के रखा है, मैदान उसके लिए सजा के रखा है, मेहनत उसके लिए करके रखी है, उसका रोजगार वहां से चलने वाला है, तो उसका कौन सी फिक्र है कि गरीब को रोजगार है या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे जवानों को जो होश के नाखून लेने होंगे। मैं बार बार अपने तमाम भाइयों से ये चीज़ कहता हूं, देखिए मुझे न लीडर बनने का शौक है, न किसी चीज़ का शौक है, बस गरीबी के अंदाज में जितना जो कुछ खा रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है, उसमें रब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने जितना दिया है, जैसे दिया है वो काफ़ी है, ठीक है। और अगर ईमानदारी सच्चाई के साथ मेरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसी पर मौत आती है, तो वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। मुझे कोई किसी लीडरी या किसी और चीज़ का आपके सामने यहाँ तकरीर झाड़ने का कोई शौक नहीं है। बस एक दर्द दिल वो आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें जो है एक होकर, और मैं अपने आप को ये समझता हूँ, जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं, पकड़स चासन भाग की गुआश शाम खुदाए, मुर्गा सुबह सुबह जो है वो आज़ान देता है, की आवाज़ वो निकालता है, उसका काम होता है आवाज़ निकालना, गुआश सवेरा करना उसका काम नहीं। इसलिए मैं अपने आप को एक मुर्गा समझता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं आपका भाई छोटा, मैं आपका खादिम, मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक काम है, चाहे वो अपनी पंचायत के अंदर हो, और अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपके सामने भी वो पैगाम पहुँचाऊँ, और जहाँ कहीं मुझे मौका मिले वहाँ मैं अपना ये पैगाम बताऊँ कि मेरा काम है आप तक आवाज़ पहुँचाना, आप तक वो आज़ान लगाना, उसके बाद सवेरा करना जो है वो रब का काम है और आपके दिमाग का काम है। आप कब जागते हैं और कब अपने लिए इनकलाब की राय हमवार करते हैं, सब आप करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बस इस पर ख़त्म कर देता हूँ। महराज मलिक को आप जानते होंगे, जो डोडा में इलेक्शन लड़ते हैं, बुरा है अच्छा है मुझे नहीं मालूम, कभी मुलाकात उससे नहीं हुई, लेकिन जितना मैं सोशल मीडिया पर उससे देखा है, अगर किसी के पीछे जब निकला था तो एक बंदा था, अगर आज मैं उसको देखता हूँ तो उसके पीछे 1000-2000 बंदे देखकर मुझे ये कम से कम मुझे ये सोचना पड़ता है कि यार अगर ये झूठा शख्स होता तो 1 से 1000 कभी भी नहीं होता। मुझे लगता है कि वो सच पर है, इसलिए 1 से 1000 पहुंच गया। और अगर वो महराज मलिक 1 से 1000-2000 पहुंच सकता है, और मुझे तो ये लगता है कि आज के इलेक्शन में वो शायद वहाँ का MLA भी बन जाए, और अगर नहीं भी बनता है, इन फ्यूचर आप ये चीज़ याद रखिए, अगले इलेक्शन में वो सीट विन कर ही लेगा। अगर नहीं भी कर सका, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन जम्मू कश्मीर का एक बड़ा लीडर वो महराज मलिक के नाम के रूप से जाना जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना और फिर इस पर ध्यान देना। लेकिन क्यों? उसने वो खुद जागा, उसके बाद जगाने का काम किया, और जो लोग उसके सामने थे जिनको जगाने का काम किया, उन्होंने जागने की कोशिश की और वो जाग चुके। आज एक बहुत बड़ा फ्रंट, एक बहुत बड़ा मुखालिफ जो है तमाम सियासी पार्टियों के लिए उनकी शक्ल में जो महराज मलिक की शक्ल में उनके सामने खड़ा है, जिससे वो खौफ खाते हैं, डरते भी हैं, और उनको कहीं न कहीं लगता है कि हमारी कुर्सी के लिए खतरा जो है वो और बढ़ चुका है। इसलिए हमें इन रिवायती सियासतदानों की कुर्सी के लिए जब तक हम खतरा नहीं बनेंगे तब तक ये हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। सुबह वादे आप इनको बताओ, सोने का पहाड़ हमारे लिए बना दो, कल इलेक्शन आने वाला है, ये बताएंगे रिजल्ट आने दो, दूसरे दिन हमने बना दिया, लेकिन वो कहीं नहीं होगा। ये चीज़ें हमने याद रखनी, और इस पर जो है अपने अपने एरियाज में, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, बाकी इलेक्शन आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा, आप क्या फैसला करते हैं, आने वाले समय में हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे अब टाइम बहुत कम नज़र आता है, उसमें क्या कुछ होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मुझे बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं इतना फिर भी कह देना चाहूँगा, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन हमें कभी न कभी एक जो है वो होना पड़ेगा। जब हम एक रुपये की जरूरत नहीं हमें अपने MLA, चाहे हमारा MLA हारे, हमारा कैंडिडेट जीते, उसकी ज़रूरत हमें नहीं। अगर हमारी तादाद डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर 500, 1000, 1500, 2000 होगी, इतने जवाने क्यों नहीं होगी अगर हम काम करेंगे। और 2000 नौजवान जब अपना मुद्दा लेकर सड़क पर उतरेगा, MLA चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसको हमने वोट दिया ही नहीं हो कभी भी, वो भी काम करने पर मजबूर है। हमारा कितना ही खतरनाक खराब क्यों न हो, हमारी कितना ही बुरा क्यों न हो, कितना ही कामचोर क्यों न हो, लेकिन जब हम इकट्ठे होंगे, जब हमारी ताकत 1000-2000 की शक्ल में उसके दफ्तर के सामने खड़ी होगी, वो घुटने टेकेगा और मजबूर होगा काम करने। लेकिन उस ताकत को
जमा करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें पूरी गोल, ये क्या कहते हैं, गोल बानियान कॉन्स्टिट्यूंसी में एक होना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हम यहाँ से, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, आप भी घर जा रहे हैं, तो जो जो अपने अपने घरों में अपने अपने एरिया में पहुँचता है, कम से कम अपने अपने एरिया में कीजिए और एक आज़ाद यूथ की शक्ल में नौजवानों की एक ऐसी तंजीम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, खास करके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो खड़ी कर दीजिए जिस तंजीम के वजूद में आने के बाद, जिसके बनने के बाद हमारे तमाम जो मसाइल वो हम अपने दम पर हल करवा सकें, ना कि किसी लीडर के ऊपर नज़र रखें कि फलानी साहब करेगा, फिर फलानी करेगा, सर प्लीज। तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए, हमें एक होना पड़ेगा और उस ताकत को बनाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये इरादा करेंगे कि हम यहाँ से जाने के बाद कम से कम इस चीज़ पर तो मेहनत करेंगे, बाकी आने वाले इलेक्शंस में जो आपको बेटर लगता है इन फ्यूचर, अगर कोई मीटिंग जो है वो कॉल होती है, उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमारी तो कोशिश रहेगी कि एक साथ मिल बैठकर कोई फैसला लिया जाए कहीं न कहीं पर। और हमारा जो अभी काम है, मैं अपना बता देता हूँ, हमारी पंचायत का अभी हमारा पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमने फैसला किया था कि हम जो हर एक पार्टी के साथ जो है वो पहले बात करेंगे, अपने इशूज उनके सामने रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, उसके बाद वो क्या बताते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, वोट तो भाई देना है, ठीक है, वोट तो किसी न किसी को देना है। और इसलिए हमने ये सोचा कि हम जो हर एक पार्टी के साथ, कल भी हमारी बात हुई एक पार्टी के साथ, आज सुबह एक पार्टी के साथ बात हुई, और आज शाम को में भी, या कल शाम को या कल सुबह किसी दूसरी पार्टी के साथ बात हो, तीसरी पार्टी के साथ बात हो। और हमने ये कोशिश किया कि हर एक पार्टी से बात करके, और हमने हर पार्टी को ये कहा, खुला न्योता है, आइए हमारे साथ बात कीजिए, और जिसकी बात हमें अच्छी लगेगी और जिस पर हमें कहीं ना कहीं भरोसा वो जो है आएगा, तो हम उसकी बात जो है मानेंगे और उस पर फिर आगे सोचने का काम करेंगे और उस पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जो है हमारी सबसे वो जो चीज़ रखी थी हमने कि तमाम पार्टी जिससे भी हमारी बात होगी वो ऑन कैमरा हो। कल को हमारे साथ किसी भी पार्टी ने झूठ किया जिसके साथ हम गए, चाहे वो हारा चाहे वो जीता, हारा तो सड़क पर हमारे साथ लड़ना होगा, जीता तो ऐवान में हमारे लिए लड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं, हमारे मसाइल हल नहीं किए, हमारे सामने जो उसकी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं एक वीडियो की शक्ल में, हमारे पास उनका एक वो सेक्रेट है, राज है, उसे हम कभी भी ओपन नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी वो उस अपने उन तमाम वादों से जो है वो मुकरेगा, वो तमाम काम उस टर्म के अंदर नहीं हुए होंगे जितने हमने उसको बताए, या जितने हम तो 50-60 भी बता सकते। अगर वो बताता है भाई मैं 30 कर रहा हूँ इन 5 सालों में, फिर 5 सालों के बाद अगर वो 30 नहीं हुई, जिसके लिए हमने कहा कि 1 साल में होना चाहिए, अगर वो 1 साल में नहीं हुआ, जिसके लिए हमने कहा कि 2 साल में होना चाहिए, अगर वो 2 साल में नहीं हुआ, तो हम वो वीडियो शॉट जो है वो फिर आपकी उसके लिए जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगी कि कितना बड़ा सियासतदान है और कितना बड़ा झूठा है। वो आपकी शक्ल में फिर सामने दिख जाएगा तमाम लोगों। जो कुछ इसने कहा था ये एक अच्छा लीडर है या एक बड़ा झूठा है, वो तमाम चीज़ें साबित हो जाएंगी। इसलिए मैं इसके साथ ही आपसे जो है वो विदाई चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गर्मी भी बड़ी है क्योंकि हमने आवाज़ की वजह से पंखे भी बंद रखे थे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना मुझे भी निकला है। आपको भी तकलीफ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश भरपूर करिए अपने अपने एरियाज़ में कि हमारी जो पूरी सब ये कॉन्स्टिट्यूंसी की एक यूथ जो है वो तैयार हो जाए और फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे जो है वो चलने का काम करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।